स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि किसी हाई कोर्ट के जज ने रिटायरमेंट से पहले रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और तुरंत किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। देखिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी हाई कोर्ट के जज ने, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसा किया हुआ है, 2 जजों ने। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा विस्तार से क्या हुआ था मामला, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया है उसमें कोई भी ऐसा हाई कोर्ट का जज मुझे नहीं मिला जो रिटायरमेंट से पहले ही रिजाइन कर दिया हो और तुरंत किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया हो। यहां पर आप देख रहे होगे पिछले 2-3 दिनों से काफी चर्चा हो रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और बीजेपी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। ये आप देख सकते हैं, ज्वाइनिंग बीजेपी अनाउंसेस अभिजीत गंगोपाध्याय आवर्स आफ्टर रिजाइनिंग एज जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर किस तरह से किया गया, उन्होंने रीजन क्या दिया है, बीजेपी को ही क्यों ज्वाइन किया, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज हैं, और जो मैं आपको बता रहा था कि क्या कोई भी पर्सन, कोई अगर पॉलिटिक्स में है तो क्या वो जुडिशरी को ज्वाइन कर सकता है, क्या कोई जुडिशरी में जो है क्या वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकता है, वो ओवरऑल चीजों को हम देखेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को आज मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जीएस फाउंडेशन बैच है दोस्तों। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी मिलेगी आपको। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए हमारा SIP प्लस ये ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, कुछ ही घंटों के बाद, रिजाइन करने के कुछ ही घंटों के बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, कल 5 मार्च को उन्होंने रिजाइन किया और तुरंत अनाउंस कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी है, सेंटर में पावर में है, उसको ज्वाइन करने वाले हैं 7 मार्च को। और ध्यान होगा ये आप सभी को कि बंगाल के अंदर अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर जो रूलिंग पार्टी है वो है TMC। और मैं ये स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो अभिजीत गंगोपाध्याय हैं और जो TMC है, दोनों के बीच में आपको काफी ज्यादा अनबन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहां पर जब वो रिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने PM मोदी की काफी तारीफ किया और कहा कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग मैन। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी डिसाइड करेगी कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, कहां से लड़ना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं पार्टी के ऊपर छोड़ता हूं। खैर, यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें हु इज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, देखो थोड़ा सा मैं आपको उनका बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि ये पूरा टॉपिक समझने में आपको अच्छे से आसानी हो जाएगी। देखो, उनका जो जन्म है वो कोलकाता में होता है 1962 में, और स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो बंगाली मीडियम स्कूल है कोलकाता के अंदर, मित्रा इंस्टीट्यूशन, वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। देखिए, स्टार्टिंग से, कैरियर के स्टार्टिंग से वो जज नहीं थे। एक्चुअली क्या था कि ही वर्कड एज अ बंगाल सिविल सर्विस ग्रेड A ऑफिसर। ठीक है, उन्होंने अपना जो करियर का शुरुआत किया वो सिविल सर्विस ग्रेड A ऑफिसर थे बंगाल के अंदर। आगे चलकर उन्होंने क्विट कर दिया क्योंकि उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया हुआ था वो हजारा लॉ कॉलेज कोलकाता से किया हुआ था, तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी थी। तो उन्होंने यहां पर अपना जो जॉब है उसे क्विट कर दिया और कलकत्ता हाई कोर्ट में एज अ लॉयर के तौर पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, मतलब वो एक तरह से वकील बन गए। अब देखिए क्या होता है, आपको पता ही है जो नियम है, अगर आप लंबे समय तक वकील रहते हो 10 साल तक, तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर जजों को लगता है, कोलिजियम को लगता है कि आपको जज बना देना चाहिए, तो ऐसा ही हुआ उनके साथ। जो जस्टिस गंगोपाध्याय जी हैं, उनको 2018 में एडिशनल जज के तौर पर जो है पोस्ट दे दिया जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, और फाइनली 2 साल के बाद 2020 में उनका जो जज है वो परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, उनका जो पूरा कार्यकाल अगर आप देखोगे कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, तो वो काफी सारे कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। स्पेशली अक्सर आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, तो उन्होंने
कई सारे ऐसे ऑर्डर्स पास किए थे सीबीआई को, ईडी को, दैट वाज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम। तो ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। 2022 में क्या हुआ था कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था और बॉयकॉट कर दिया था जस्टिस गंगोपाध्याय को। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरह से कहना था, जज जो वकील हैं उनका कहना था कि उन्होंने यहाँ पर नियम का उल्लंघन किया है। एक्चुअली उन्होंने अरेस्ट एक तरह से करने के लिए बोल दिया था जो वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर हैं पार्था चैटर्जी को। आपको पता ही है पार्था चैटर्जी बेसिकली ममता बनर्जी जी की जो सरकार है उसमें ये मिनिस्टर थे। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच का मतलब हुआ एक से जो ज्यादा जजों की जो बेंच होती है, कम से कम उसमें 2 जज होते हैं। तो 2 जजों का जो ऑर्डर था उसको एक तरह से बाईपास करके यहां पर जो गंगोपाध्याय जी हैं, जस्टिस गंगोपाध्याय, उन्होंने सिंगल एज अ जज होते हुए 2 जजों का जो रूलिंग था उसको ओवरटर्न करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, बार एसोसिएशन है, उन्होंने यहां पर रेजोल्यूशन पास किया कि हम जस्टिस गंगोपाध्याय को बॉयकॉट करेंगे। खैर ये तो छोड़िए, यहां पर क्या हुआ था, पिछले साल की बात है, जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे दिया था अप्रैल के महीने में पिछले साल। और अगेन वो उस टीवी चैनल के इंटरव्यू में यहां पर जो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम है उसी के बारे में बात कर रहे थे। और देखिए यहां पर आपको पता होगा अभिषेक बनर्जी के बारे में, जो कि नेफ्यू हैं ममता बनर्जी के। तो उन्होंने इंटरव्यू में, मतलब अभी क्या है कि जो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम है वो आपका इन्वेस्टिगेशन में चल रहा था, उसका केस कोर्ट में अभी चल रहा था। तो उसके पहले ही उन्होंने इंटरव्यू में यहां पर जो ब्लेम है वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगा दिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्ट्रांग ऑब्जेक्शन दिखाया और कहा कि जो एक सिटिंग जज होता है उसको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए टीवी चैनल्स को, ऐसा ये करना गलत होगा। और स्पेशली ऐसे केस में जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसको लेकर अभी सुनवाई चल रही है, और उससे रिलेटेड कोई बयान देना ये गलत होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इस तरह के बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट पिछले महीने की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था अलग से उनके बीच में और एक और जो दूसरे जज हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के बीच में, उनके बीच में काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिल रहे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था। तो इस तरह के कई सारे कंट्रोवर्सीज हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर उन्होंने रीजन क्या दिया है रिजाइन करने का। देखो, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे कल, तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से मुझे कई सारे मैटर्स पता चले हैं, मतलब कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में बहुत सारे जो करप्शन के केसेस हैं वो मेरे सामने आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ड्यूटी है एज अ जज वो अब खत्म हो चुका है, एंड अब मैं अपना कंसर्न्स की बात सुन रहा हूं और एक तरह से लोगों के पास जाना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर वेस्ट बंगाल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कोर्ट नहीं आ सकते, लोगों के पास अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस जा सकते हैं, तो मैं एज अ पॉलिटिशियंस लोगों की मदद करना चाहता हूं, ऐसा उन्होंने रीजन दिया है। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि जब भी कोई हाई कोर्ट का जज रिजाइन करता है तो वो रेजिग्नेशन किसको भेजता है, वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट को डायरेक्टली। तो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा और उसकी जो कॉपी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी जाती है, और जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास भी जाती है। तो उन्होंने रिपोर्टर से ये कहा बेसिकली कि जो मेरा अभी निर्णय है रिजाइन करने का, उसका सबसे बड़ा कारण है तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं अपना जज का पद छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो टीएमसी के लोग हैं मुझे लगातार टॉन्ट करते रहते थे, मेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स देते रहते थे, और इसी की वजह से अब मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था, और मैं चाहता हूं कि अब मैं डायरेक्टली चुनाव में लड़ूं, उनके खिलाफ लड़ूं। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि उन्होंने बीजेपी ही ज्वाइन करने का क्यों निर्णय लिया। देखो, उनका यह कहना था कि पिछले 1 हफ्ते से मैं बीजेपी के टच में था। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले 1-2 साल से टच में था, वो तो और ज़्यादा खराब हो जाता, क्योंकि आप एज अ जज किसी पॉलिटिकल पार्टी के टच में इस तरह से नहीं रह सकते। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं 1 हफ्ते से बीजेपी के टच में था, एंड मुझे ज़्यादा सोचने का समय नहीं लगा, और मैंने बस डिसाइड कर लिया कि मुझे पॉलिटिक्स में एंटर करना है और बीजेपी ज्वाइन करना है। और बीजेपी क्यों? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जो बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ी है, टीएमसी के करप्शन के खिलाफ लड़ी है। तो अल्टीमेटली बीजेपी अगर कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हो सकता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था उसमें यह बताया जा रहा है कि जो वेस्ट बंगाल में तामलुक सीट है,
लोकसभा का, वहां से हो सकता है कि बीजेपी उनको कैंडिडेट के तौर पर उतारेगी। वो तामलुक सीट में आपको बता दूं टीएमसी का गढ़ है, बैस्टियन माना जाता है 2009 से, अभी तक टीएमसी वहां पर हारी नहीं है। खैर, इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि कांग्रेस और टीएमसी का क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर। मैं आपको बता दूं कि अभी जो जस्टिस गंगोपाध्याय हैं, उन्होंने बस ये बोला था कि मैं रिजाइन करने वाला हूं। उन्होंने अभी ये अनाउंस नहीं किया था एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। तब तक क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, आपको पता है लीडर ऑफ ओपोजिशन भी हैं लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस गंगोपाध्याय रिजाइन करना चाहते हैं तो मैं इसका वेलकम करता हूं। और उन्होंने तारीफ किया, एक्चुअली अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ही इज अ क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। अगर वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, ही इज अ फाइटर। लेकिन स्टिल अगर वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे देन आइडियोलॉजिकली वी कैन सपोर्ट हिम, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप अधीर रंजन चौधरी का एक बार बयान सुनोगे तो उन्होंने एक बार कहा था कि जस्टिस गंगोपाध्याय को मैं एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी देखना चाहता हूं। तो अधीर रंजन चौधरी तो एक तरह से काफी तारीफ कर रहे थे जस्टिस गंगोपाध्याय की, लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियस सी बात है जो टीएमसी है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। इनफैक्ट जो टीएमसी की तरफ से जो स्टेट मिनिस्टर हैं फिरहाद हकीम, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जुडिशरी के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, लोगों का फेथ चला जाएगा। इस तरह से जुडिशरी रेस्पेक्ट के तौर पर देखा जाता है, मतलब कि जजों को लोग भगवान के तौर पर देखते हैं। लेकिन यहां पर जो भी गंगोपाध्याय जी ने किया है वो एक उनका पर्सनल चॉइस है, और इस तरह के कई एग्जांपल्स हमें पास्ट में मिलेंगे। लेकिन स्टिल यहां पर जो लोगों का ट्रस्ट है धीरे धीरे जुडिशरी से खत्म होता जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। लेकिन दोस्तों, यहां पर अब मैं बात करना चाहता हूं कुछ और चीजों के बारे में, कि क्या कोई जो जज है वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकता है, या फिर अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन है, क्या वो एज अ जज के तौर पर बन सकता है। मान लो अगर कोई बीजेपी की तरफ से है, बीजेपी पार्टी में या फिर कांग्रेस में है, क्या वो इतना आसानी से जज बन सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, टेक्निकली अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान में ये कहीं पर नहीं कहा गया है कि अगर आप एक जज हो तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार क्या होता है, जो जज हैं वो रिजाइन कर देते हैं और तुरंत पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा देखने को मिला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ कई बार यह भी देखने को मिला है कि अगर कोई पॉलिटिक्स में ऑलरेडी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, और उसको भी कई बार जज बना दिया जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे हाई कोर्ट के बारे में तो हमारे संविधान में आर्टिकल 217(2) लिखा हुआ है फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज। तो आपको हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्या है, एक तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर जुडिशरी में, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहां पर अगर आप 10 साल तक जज हो तो आपको हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। या फिर अगर आप पिछले 10 साल में कहीं पर एडवोकेट के तौर पर काम कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो उस केस में भी आपको एलिवेट किया जाए। देखो, अल्टीमेटली ये जो डिसीजन होता है ना कि आप जज बनोगे कि नहीं, वो डिसाइड किया जाता है कोलिजियम के द्वारा। आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट का जो और जो हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है, बेसिकली उनके द्वारा ये सब कुछ डिसाइड होता है। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, इन्होंने जो रिजाइन किया है और जो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में कि एज अ हाई कोर्ट के जज के तौर पर देखोगे तो शायद ये पहली बार हो रहा होगा। लेकिन पास्ट में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो रखे हैं। मैं 2 एग्जाम्पल की बात करूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोका सुब्बा राव। ठीक है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे 1966 में, 30 जून 1966 में। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब उनका जो रिटायरमेंट था उसका अभी 3 महीना बाकी था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद क्या किया उन्होंने, बेसिकली 1966-67 में अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड ऑपोजिशन, ठीक है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी तरफ थी यूनाइटेड ऑपोजिशन। कांग्रेस पार्टी ने जाकिर हुसैन को कांग्रेस नॉमिनी बनाया था फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट। तो आपको याद होगा जाकिर हुसैन जो है आपका प्रेसिडेंट बन गए थे। तो यहां पर यूनाइटेड ऑपोजिशन की तरफ से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कोका सुब्बा राव, उनको उतारा गया। ठीक है, और अल्टीमेटली यही होता है कि जाकिर हुसैन जो है वो इनको हरा देते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे बहरुल इस्लाम। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि 1983 में वो रिटायरमेंट के पहले ही, 6 वीक रिटायरमेंट के पहले ही वो रिजाइन कर देते हैं। और रिजाइन करने के बाद क्या है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट
उनको मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का। कहां पर? आसाम के बारपेटा में उनको टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप चुनाव लड़िए लोकसभा का। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये भी पहले से जज नहीं थे, वो एक लॉयर हुआ करते थे और 1956 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। अब ध्यान से देखिए, ये 1956 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और 1957 से 72 के बीच में वो कांग्रेस पार्टी में ही थे। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, 1962 में उनको राज्यसभा भेजा था, फिर 1968 में भी उनको राज्यसभा भेजा था। आगे चलकर क्या होता है कि वो राज्यसभा के पद से रिजाइन कर देते हैं 1972 में। क्यों? क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है गुवाहाटी हाई कोर्ट में। अब आप खुद सोचिए कि एक पर्सन है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर है, वो रिजाइन करते हैं पार्टी से और डायरेक्टली कहां चले जाते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर। तो ये भी एक बड़ा ही फेमस केस था और कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्या इस तरह से चीजें चल सकती हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी पार्टी को और आप तुरंत एक हाई कोर्ट के जज भी बन गए। तो ये एक एग्जांपल देखने को मिला था। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जज बनने के बाद आगे चलकर 1980 में वो सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया था 1983 में वो सुप्रीम कोर्ट के पद से रिजाइन करते हैं और बारपेटा से उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन क्या होता है कि आसाम एजिटेशन चल रहा होता है उस समय और जिसकी वजह से ये चुनाव नहीं हो पाता। और फिर से क्या देखिए, मई 1983 में उनको फिर से राज्यसभा भेज दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था, ये वाला जो मैंने आपको बताया, बहरुल इस्लाम वाला। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे जहां पर देखा गया है कि जो एक पर्सन है वो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी है, वो जज बन जाते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, फिर वापस से रिजाइन करते हैं और फिर से एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और फाइनली यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये कितना सही है, कितना गलत है, आपकी क्या ओपिनियन है मुझे बताइएगा। लेकिन कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि देखिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड तो होना ही चाहिए। मतलब कम से कम आप ये मत करिए कि हाँ आप ज्वाइन नहीं कर सकते पॉलिटिक्स, लेकिन एटलीस्ट एक कूलिंग ऑफ पीरियड दीजिए कि अगर कोई जज है, अगर वो रिजाइन कर रहा है तो कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ही वो किसी पार्टी को या फिर किसी गवर्नमेंट के पद को ज्वाइन कर सकता है। वो तुरंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत हो रहे हो तो एक तरह से आप इशारा कर रहे हो कि आप पहले से जो आपका जो जजमेंट वगैरह था वो एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आपका जजमेंट था, क्योंकि आपने तुरंत रिजाइन किया और तुरंत एक पार्टी को ज्वाइन कर गए। तो ऐसा क्या हो गया रात भर में, राइट? तो ये कुछ सवाल उठते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि एक जज को तो कभी कोई ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आप एक जज हो, आप एक रेफरी हो एक गेम के अंदर, तो आप गेम को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि आप एक रेफरी हो। आप बस देख सकते हो, आपको देखना होता है कि क्या वो गेम फेयरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप उस गेम को ही ज्वाइन कर लोगे तो आपके रेफरी होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन स्टिल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आई होप कि इस वीडियो से आपको ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो आपको मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं जो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ये सबसे पहले कौन से देश में ओरिजिनेट हुआ था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।